आजकल के जो नौजवान हैं उसमें उनको तो एक थाली में परोस कर मिल गया है। उनको उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता है। एक राज्य का निर्माण हो रहा हो। उत्तराखंड 1994 में उस यज्ञ में आहुति के तौर पर ये मौका मुझे मिला। एक प्रण के साथ कूदे कि जब तक राज्य निर्मित नहीं होगा डिगेंगे नहीं। पर आज के उत्तराखंड में आप कितना अंतर पाते हैं? कौन उत्तराखंडी है, उत्तराखंडी गीतों को पहचानते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए, युवाओं के हाथ में रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा हुए हैं। देहरादून में जो बासमती है उसको हमने खत्म होते हुए देखा है। पर्यावरण के लिए ही मुझे काम करना है, ये विचार आपके मन में कब आया? सरकार की तरफ से भी आपको काफी ऑफर दिए गए थे, आपने उन सबको ठुकराया है? रोजगार को त्याग कर तब उत्तराखंड आंदोलन में कूदा था। सेवा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पेड़ कटते हुए देखना मुझे बड़े पीड़ादायक लगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद भट्ट जी के जो आंदोलनों को हमने पढ़ा है, पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान, इसने जन्म लिया। तो वृक्षों के साथ आबंधन, तो वृक्षों के साथ एक प्रेम, उनके साथ गले मिलना। अच्छा, तो भैया आपके साथ पूरी टीम है। इनिशियली तो आपने अकेले ही इसकी शुरुआत की होगी, तो शुरू में वो कैसे आप मोटिवेटेड रहे? सबसे आनंद मुझे बच्चों के साथ ही आता है। अभी इनके दिमाग में, मस्तिष्क में जो चीज बीजारोपण हो जाएगा विचारों का, वो बीजारोपण जो है भविष्य में इनको तैयार करेगा। बच्चे बड़े हो रहते हैं, ये मैंने लगाया। क्षेत्रीय जो महिलाएं हैं, वहाँ का समाज सेवी हैं, वो जुड़े। तो वृक्ष हमारा पहली सांस से हमारी अंतिम यात्रा में, उस सांस के बाद से वो वही हमारे सच्चे साथी हैं। क्या कभी हमने अपने पितरों के नाम पर एक वृक्ष लगाया? कुछ गोला टाइप का बनाते हैं जी, और आप उसको पहाड़ों में फेंकते हैं। जी। इसको सीड बॉम्ब बोला जाता है। ये जापान से निकला ये कंसेप्ट। उसको सुखाने के बाद उसमें प्लांट कर देते हैं। उसमें नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, कोई दलदली जमीन है उसके किनारे, कोई सड़क चलते हुए जो पेवमेंट्स होती हैं साइड पे, वहाँ डाल दिया। हमें ये करना चाहिए। जो चेतनशील है उन लोगों को ज़्यादा बड़े तरीके से करना चाहिए। कौन से ऐसे प्रजाति होती है जो हमारे पहाड़ों को मजबूत बनाती है? बांज का पेड़ जो कहा जाता है या देवदार का होता है, ये विशाल आकार भी ग्रहण करते हैं ये, और जड़ों को, मिट्टी को पकड़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धीमे धीमे छोड़ते हैं। हमने अपने बंदरों को भिखारी बना दिया है। जंगल तो इन जानवरों के लिए घर है, जल मछलियों का घर है। किंडोड़ा के पेड़ उस स्पीसीज को ही खत्म कर दिया। मनुष्य क्या जो लालच है, भौतिकतावाद की जो वो है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हर चीज को कंज्यूम करना चाहता है। भैया अभी आप शायद उत्तरकाशी भी होके आए थे, धराली जैसी जो घटना जहाँ पर हुई थी। आपने यहाँ रिजॉर्ट्स हो गए, जो चारागांव वाली भूमि थी, वहाँ रिजॉर्ट्स बना दिए, होम स्टे बना लिए पैसे कमाने के लिए। तो a day will come when you will get lost out. We should demand and we should go for the model which Bhutan has adopted. Eco-friendly tourism, ये क्या होता है? दीप्ति जी, मैं बताऊं आपको कि it's almost zero as of now. Every 5 to 7 minutes में the helis are टेकिंग ऑफ। हिरन बैठा हुआ है चट्टान के ऊपर, धूप सेक रहा, अचानक हेलीकॉप्टर आया तो वो नीचे गिरा, उसको चोट लग गई। तो तीर्थ का आनंद चाहिए तो इसकी संख्या जो है रिड्यूस की जानी चाहिए। या राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच से भी आप जुड़े हुए हैं, उनके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जो है, इस सुरक्षा तंत्रिका में नागरिक के लिए रोल पैदा करता है। हमें ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न नहीं होने देना जिससे हमारा राष्ट्र में अराजकता पैदा हो। 1962 में जब युद्ध हुआ तो जो गडरिये थे उन्होंने सबसे पहले भारतीय सेना को सूचना दी। तो जो नागरिक है उसकी जो इनपुट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके लिए सबसे जो जरूरी है वो
शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार। कैसे युवा हमारे आध्यात्मिक जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में आप। अपने भीतर के अंतर मन में आपके जो श्री भगवान बैठे हुए हैं उनको पहचानना है। इंद्रियाणि प्राणी याहु इंद्रियभ्य मना मनस्यस्तु परा बुद्धियो बुद्धि प्रतस्तु सा। तो आत्मा अगर आगे रहेगी और वो परमात्मा की क्योंकि चिंतन करती है, तो इंद्रियां जो है वो भी आंख बंद करके कर्ण भी वही ध्वनि सुनना चाहते हैं श्री भगवान का। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ की पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, हरे भरे जंगल, कल कल बहती नदियां, चिड़ियों की चहचहाहट सचमुच हमारी देवभूमि को देवों की भूमि बनाता है। और ये प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारी इस देवभूमि की प्रकृति का एक अलग ही रूप हमें देखने को मिल रहा है। धराली जैसी घटनाएं, असामयिक यहाँ पर जो बारिश हो रही है, बादल का फटना और नदियों का जो जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आपने अभी रिसेंटली जो मसूरी, सहस्त्रधारा, देहरादून या जो आपने पहाड़ों में जो भूस्खलन की घटनाएं देखी हैं, ये वाकई में बहुत ही डरावनी है। आखिर इसका कारण क्या है? प्रकृति का प्रकोप है या डेवलपमेंट के नाम पर जो भी किया जा रहा है उसमें कुछ खामियां हैं? इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट जो बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं इस पर, और वो उत्तराखंड आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। सैनिक शिरोमणि और उत्तराखंड रत्न से सम्मानित मिस्टर मनोज ध्यानी जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आपको भैया बोल सकती हूँ? बिल्कुल, आपको वही बोलना चाहिए। जी जी जी। तो भैया, मुझे सबसे पहले बहुत ही खुशी महसूस हो रही है दिल से कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए। जी, मुझे भी अपनी बहन के साथ ये चर्चा में सम्मिलित होने में आनंद ही अनुभूति हो रही है, और मैं अपने शुभाशीष के साथ इसको प्रारंभ करना चाहूँगा। ओके। अच्छा भैया, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि जो उत्तराखंड राज्य है, आजकल के जो नौजवान हैं उसमें उनको तो एक थाली में परोस कर मिल गया है। उनको उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता है कि किस तरीके से एक आंदोलन किया गया था हमारी माताओं द्वारा, हमारे भाइयों द्वारा, हमारी बहनों द्वारा। पूरा का पूरा परिवार जुट गया था उस आंदोलन में, है ना? और हमने सुना है कि आपको उस आंदोलन में गोली भी लगी थी, है ना? तो हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, उस गोलीकांड घटना के बारे में जानना चाहते हैं। दीप्ति, ये देखिए कि जो आंदोलन होता है वो एक अद्भुत एक अवसर होता है, और खासकर जब एक राज्य का निर्माण हो रहा हो, एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा हो, एक नई अवधारणा पैदा हो रही हो, और अगर किसी को भी उसमें अपने को अपना योगदान करने का मौका मिलता है तो वो एक आहुति के समान है उस यज्ञ में। और उत्तराखंड 1994 में उस यज्ञ में आहुति के तौर पर ये मौका मुझे मिला, और श्री प्रभु की कृपा रही, उन्होंने दर्शन दिया अपने समाज में। जिसे मैं जिस गोलीकांड का आप अभी आपने जिक्र किया है, वो बड़ा कठिन क्षण था। हमारी माताओं बहनों के लाज लज्जा जो है उसको हरण करने की कोशिश थी। तो मेरे श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी का जब चीर को उसको लज्जित करने की कोशिश जिसने भी की उसको दंडित किया, और उसके लिए आगे आए। तो हम श्री भगवान की तरह बहुत जादुई तो नहीं रखते, लेकिन हम लड़ सकते थे, और हमने लड़े, भिड़े अपने युवाओं की रक्षा के लिए, और गोली खाई। तो वो जो गोलियां लगी उसको मैं अपने लिए एक तरीके से हार मानता हूँ, उपहार मानता हूँ। और उत्तराखंड आंदोलन में हमने वो किया जो उत्तराखंड के हिमालय के लिए, शायद मेरी जगह कोई और बेटा होता और वो दृश्य देखता तो शायद वो भी वही करता। तो वही किया हमने।
फिर उस उत्तराखंड आंदोलन में कूदे और एक प्रण के साथ कूदे कि जब तक राज्य निर्मित नहीं होगा डिगेंगे नहीं, और जब तक राज्य निर्मित नहीं हुआ डिगे नहीं। तो बहुत सारे हुए, कई बार जेल जाना पड़ा, कई मुकदमे झेलने पड़े, और आज की पीढ़ी वास्तव में उसको उस संघर्ष जो उनके पूरा उत्तराखंड का समाज लड़ रहा था, अकेले ऐसा नहीं कि हम ही लड़ रहे थे, हम एक पत्ते के समान थे, उस डाल के पत्ते के समान जिसमें और पत्तियां भी थी, और वो सब मिलकर एक शक्ति का सृजन कर रही थी। तो वो शक्ति का सृजन हुआ और उस शक्ति के द्वारा ये राज्य निर्मित हुआ है, और श्री कृपा से हुआ है। तो उत्तराखंड जो है बहुत मुश्किल से हासिल किया हुआ 42 शहादतें हैं। तो मैं युवाओं के लिए यही कह सकता हूँ, जो बात आपने की है, कि उसके इतिहास को, सही इतिहास को पढ़ें, और इस राज्य की जो अवधारणा के प्रश्न थे, हिमालयी अवधारणा के प्रश्न, उनको गूंथें और उन पर चलें, और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लाए हैं किश्ती तूफान से निकाल कर, तो अब ये निकल कर आपके हाथ में सुपुर्द है, तो चलाएं उसे, ये कह सकते हैं। उस समय में और आज के समय में, या पहले का जो उत्तराखंड था, तब तो खैर उत्तराखंड नहीं बना था, पर आज के उत्तराखंड में आप कितना अंतर पाते हैं? उत्तराखंड में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और पूरा भारतीय समाज के परिवेश में भी वो बदलाव है, वैश्विक स्तर पे वो बदलाव है, और उसकी जो है बहुत बड़ा घटनाक्रम उत्तराखंड में भी घटित होते हुए देखा है। राज्य की आर्थिकी की जो पक्ष था, वो तो जहाँ उस समय 2 कमिश्नरी हुआ करती थी, 500 करोड़ में पूरा कहा जाता था कि उत्तराखंड का स्टेट बजट जो है रन कर जाता है। आज इट्स मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस, मतलब एनुअलाइज बजट है उसमें, और उसके अलावा भी सेंटर से, स्टेट से, दूसरे सोर्सेज से सम जो है ग्रांट्स या आपदाओं में जो अर्थ अंशदान मिलता है, वो मिलता है। तो एक बहुत बड़ा पैसा का प्रभाव जो है उत्तराखंड में आया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक जो पहचान का जो संकट था उत्तराखंड आंदोलन में, तो वो सांस्कृतिक पहचान मिली है। लोग जानते हैं कि कौन उत्तराखंडी है, उत्तराखंडी गीतों को पहचानते हैं, उत्तराखंड कल्चर के लोग आए, उत्तराखंड के जो बिल्कुल अनजान चेहरे हुआ करते थे पर्यावरण क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, उन सबको एक पहचान मिली है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए, यूनिवर्सिटीज़ खड़ी हो गई। मात्र 2 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस समय, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी। अब आप देखिए कि ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, मतलब मुझे तो याद भी नहीं आते, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई श्रीदेव सुमन जी के नाम पर। तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन गई हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो बहुत बदलाव आए हैं। जीबी पंत यूनिवर्सिटी आई है, IIT आ गया उत्तराखंड का, आपने उसमें एम्स जैसे संस्थान आ गए। तो इट्स देयर इज काफ़ी चीज़ें जो बदली हैं। युवाओं के हाथ में रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा हुए हैं। पुलिस की भर्तियाँ, जो हमारे कर्मचारियों की भर्तियाँ हैं, बहुत सारे विभाग है, तो सचिवालय नहीं हुआ करता था। हमारा उत्तराखंड का युवा जो है ले देकर सोचता था कि फौज में भर्ती हो जाएंगे या शिक्षक बन जाएंगे। अब जब उसके सामने सचिवालय खड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स को देखता है, तो उसके मन में एक बलवती आ रही है कि मैं भी ब्यूरोक्रेट बनूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूं, ADM बनूं। तो देयर इज ए सी चेंज इन अप्रोच। बहुत सारे लोग राजनीति को करियर के रूप में देखने लग गए हैं। पंचायतों में इस बार जो पार्टिसिपेशन, लोकतांत्रिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट हुआ, बहुत सब सारे लोगों को ये लगने लग गया कि दिस इज आल्सो अ करियर। तो बदलाव जो है बड़े स्तर का है। सकारात्मक पक्ष के साथ कई नकारात्मक पक्ष भी आए हैं। जैसे भीड़ बहुत बढ़ गई है,
देहरादून में जो बासमती है उसको हमने ख़त्म होते हुए देखा है, लीची के बागान ख़त्म होते हुए देख दिए, टी गार्डन्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनका ह्रास हुआ है, और शरण जिस तरीके से पर्यावरण का हुआ है वो बड़ा दुखदाई रहा है। और ये एक नई चिंता उभर कर आई। समाज जुड़ा भी है, जैसे हमारे समाज में एक इस पहचान के साथ साथ एक जुड़ाव भी हुआ, लेकिन बहुत सारी शक्तियां आज उसको विभक्त करने की कोशिश कर रही हैं, उस प्रेम भाव को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ ही ऐसे संस्थान हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे संस्थान जो राष्ट्र की सुरक्षा सेवा के लिए, गढ़वाल राइफल जैसे हैं, लैंसडाउन में, रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट हैं, गुरखा रेजिमेंट के हैं। तो सैन्य की वो ताकतें हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा को बांधना चाहती हैं और कुछ बीधने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो सतर्क रहने की आवश्यकता जी। भैया, अब मेरा जो आपसे दूसरा सवाल ये है कि पर्यावरण के लिए ही मुझे काम करना है, ये विचार आपके मन में कब आया? और आप बहुत क्वालिफाइड हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, सरकार की तरफ से भी आपको काफी ऑफर दिए गए थे, आपने उन सबको ठुकराया है जहाँ तक हमारी जानकारी है। फिर आपने समाज सेवा का सोचा, है ना? तो ये मैं जानना चाहूंगी, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए नौकरी का रास्ता खोजा। उन्होंने कहा इनके हाथ में नौकरियां दी जाएं, और युवा जो है उनको नौकरियां भी लगी। तो जो रोजगार नहीं करते थे, बेरोजगार युवा थे, उन्होंने नौकरियां पकड़ी। लेकिन मैं तो रोजगार को त्याग कर तब उत्तराखंड आंदोलन में कूदा था, और फिर दोबारा रोजगार को पकड़ लूँ, ये मतलब मुझे सेंसिबल नहीं लगा। या तो मैं वो नौकरी ना छोड़ता, उसे आई कुड हैव, सेवा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं अपने अर्थदान और अंशदान के माध्यम से अपने समाज की सेवा कर सकता था। इनफैक्ट आपके साथ वाले हैं, सबने आई थिंक कुछ ना कुछ सबने नौकरी, सारे नौकरियां पकड़ी। कुछ खास लोग हैं, जैसे रामपुर तिराहे में मेरे साथ गोली घायल होने वाले ओम गोपाल रावत जी जैसे लड़के हैं, इन्होंने नहीं पकड़ी। रविंदर जुगरान जी जैसे लोग हैं। तो कुछ हैं जिन्होंने नौकरियां नहीं पकड़ी। उन्होंने ये निर्णय किया कि हम समाज में, और कर भी रहे हैं इस तरीके के लोग। तो जरूरी आवश्यक नहीं था कि हम सब के सब नौकरी पकड़ें, और मुझे नैतिक रूप से सही नहीं लगा कि नौकरी पकड़ा जाए। और पर्यावरण का प्रश्न जो है, ये तो मेरे को बचपन से ही एक तरीके से प्रिय मेरा विषय रहा है। बचपन में हम काली डंडा खेला करते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, फलाहार करने के लिए या तोड़ने के लिए उन डालियों में चढ़ते, तो आनंद आता था। जंगलों में जब हम लोग, हमें याद है कि उसमें गोट का प्रचलन हुआ करता, तो हमारे दादाजी जो है बीच जंगल में गोट लगाया करते थे। और बड़ी गोट होता है जब बरसात होती है, तो बरसात में जो गांव में, क्योंकि कीच वगैरह रहता है निचले इलाके में, तो वहाँ से जो गौएं और बकरियां होती हैं, भेड़ होती हैं, उनको ऊंचे स्थान पे ले जाते हैं ताकि वो खुर जैसे रोगों से उनका बचाव हो, और ऊपरी एरिया में उनके चारा वगैरह जो है अवेलेबल रहता है। तो गोट लगाया करते थे। दादाजी होते थे, हम छोटे, मेरी दीदी, हम उनको रोटी बांटने जाया करते थे। गोर चराना बोलते हैं गौओं को चराने, तो वो करते थे। तो आनंद आता था। उस समय विद्यालय नहीं होता था, विद्यालय भवन नहीं होता था, तो गांव में खेत के ऊपर मास्टर जी एक पत्थर चट्टान के ऊपर बैठ जाते थे बेंच लेके, और हम लोग अपनी जो बोरियां होती थी उनको लेके जाते थे। साथ में हमारे बल्खिया होता था, स्याही होती थी वो, और पट्टियां होती थी, उसमें रेखा बनाया करते थे, उसी पे लेखनी होती थी, और उन बोरियों को बिछा देते थे। तो और सट्टियां बोलते हैं, गेहूं जैसे कटा रहता है, तो जो खेत इस तरीके का साफ सुथरा रहता था वहाँ, तो बोरियों से निकल के चुपती भी रहती थी, तो सबको वो होता था। तो लेकिन
उस विद्या का आनंद था, वो प्रकृति के बीच में था। और जब मैंने बताया जैसे कि देहरादून में जब लीची के बागानों को कटते हुए देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, तो पर्यावरण एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर कुछ करने की आवश्यकता थी। और हमारे समाज, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार हम चुनते हैं और सरकार से हम जो मांग रखते हैं सरकार उसको पूरा करती है। और जनता की मांग पूरे उत्तराखंड में एक थी कि हमारे यहाँ गांव में सड़क नहीं है, सड़क पहुंचाओ जी, पानी नहीं है, पानी पहुंचाओ। अब आप सड़क मांगेंगे तो सड़क के लिए तो पेड़ कटेंगे। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप अपने सपनों को, उनको लगता था कि सड़क आ जाएगी तो प्लान रुक जाएगा, विकास आ जाएगा, जो लोग गए हैं प्लान करके वो वापस लौट आएंगे। तो उस सोच के तहत ये सारी क्रियाएं प्रारंभ हो गई। अब हम पेड़ कटते हुए देखना मुझे बड़े पीड़ादायक लगा। तो मेरे को 2005 में मैं बहुत मंथन करता रहा, तो अध्ययन करता था सुंदरलाल बहुगुणा जी के चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद भट्ट जी के जो आंदोलनों को हमने पढ़ा है, गौरा देवी के उस संघर्ष को हम जानते थे। तो क्या हम भी यही तरीका अपनाएं? लेकिन वो फिर उन ग्रामीण जो अवधारणाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो विकास की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं राज्य बनाने से, उसको कुंद करती थी। तो एक तरीके का पेशो पेश ऐसी परिस्थिति की क्या किया जाए, इनको रोका जाए या क्या किया जाए। हमें मालूम था कि विकास की ये अवधारणा गलत है ना, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप खच्चरों और घोड़ों में ही चलते रहो जी, उन्हीं पत्थरों में चलते रहिए आप। तो वो सड़क मांग रहे हैं तो और सरकार को उन्होंने वोट ही इसलिए दे रहे हैं तो वो सड़क मिलेगी उनको। तो ये पेड़ कैसे, मतलब जो कट रहे हैं इनकी क्षतिपूर्ति कैसी हो। तो वैसे तो सरकारी नियम है कि इतने पेड़ कटेंगे तो इतने लगेंगे, लेकिन होता नहीं है। हम बहुत पहले से देख रहे हैं, पेड़ लगाने के नाम पे बजट आता है, ये उत्तर प्रदेश के टाइम से देख रहे हैं। तो पेड़ लगाने के नाम पे बजट आता है, दिखाया जाता है कि पेड़ लगे, फिर गर्मियों में आग लग जाती है, फिर कि जो वो लगाए थे वो सब जल गए। तो अब इसकी ना कोई ऑडिट हो सकती है ना कुछ हो सकती है। तो इसी में उलझा रहा जाए, इसी को उठाते रहा जाए, हालांकि हमने उठाए हैं बड़े मंचों से, या फिर हम प्रैक्टिकली कुछ करें। तो मेरे दिमाग में तब यह आया कि कुछ हमें प्रारंभ करना चाहिए। तो मैती जी का एक आंदोलन चलता है, कल्याण सिंह जी का, बल्कि मैं अनुरोध करूंगा कि उनको आप इस प्रकार की चर्चा में जरूर आमंत्रित करें। तो मैती जी पद्मश्री हैं, तो वहाँ क्या करती है, एक बिटिया पेड़ लगाती है अपने घर पे, जब उसकी शादी हो रही थी अपने मायके में, और फिर वो अपने घर जाती है। और उसके, क्योंकि जो अब वो बिटिया तो चली गई मायके, तो उसके जो माता पिता भाई बहन है, उसको क्योंकि बिटिया की याद है तो उसको संजो के रखते हैं। तो वो वृक्ष वहाँ फलता फूलता है। तो उसको उन्होंने सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ उसको जोड़ा। तो उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। उसमें जड़धारी जी हैं जो बीज बचाओ आंदोलन करते हैं। तो ये लोग भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इन बीजों को संरक्षण किया जाए। हम लोग तो पर्यावरण के लिए, पेड़ों के लिए, लेकिन इसमें एक ये था कि हम भी किसी अपनी बिटिया को सोचें कि हाँ भाई ये पहले तो शादी करें, फिर वो जब 18, 20, 25 साल की होगी, जब उसका विवाह होगा तब हम पेड़ लगाएंगे। तो ये मुझे इतना लंबा समय है, तब तक तो पता नहीं कितने पेड़ कट जाएंगे। तो कोई ऐसा अभियान होना चाहिए था जो निरंतर चले। तो तब फिर पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षाबंधन अभियान इसने जन्म लिया। और इस विचार ने जन्म लिया तो
इसको वृक्षाबंधन अभियान के प्रति मैं पूरी तरीके से बंध गया, उसको समर्पित हो गया और फिर पेड़ लगाने शुरू कर दिए। तो वृक्षों के साथ आबंधन, तो अच्छा। वृक्षों के साथ एक प्रेम, उनके साथ गले मिलना, अच्छा। उनके साथ एक जुड़ाव जो है उसको पैदा करना, तो ये महत्वपूर्ण था। तो उसको अच्छा श्री भगवान ने विचार दिया, उसको आगे बढ़ा रहे। तो भैया आपके साथ पूरी टीम है। इनिशियली तो आपने अकेले ही इसकी शुरुआत की होगी, तो शुरू में वो कैसे आप मोटिवेटेड रहे और किस तरीके से वो टीम बढ़ती चली गई? क्योंकि मैंने आपके काफ़ी फेसबुक पोस्ट वगैरह देखी हैं और उसमें मैंने देखा है कि आपके साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, बच्चे इनफैक्ट बहुत छोटे छोटे हैं जो प्लांटेशन करते हैं, आप उनको कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। मैं बच्चों के साथ, मुझे बड़ा सबसे आनंद मुझे बच्चों के साथ ही आता है। ये जो बच्चे हैं यही भविष्य है और ये कोमल है, फ्रेजाइल हैं, एक पुष्प की तरह है। ये अभी करप्ट नहीं हुए, इनके अंदर वो आउटर इन्फ्लुएंसेस नहीं है। अभी इनके दिमाग में, मस्तिष्क में जो चीज बीजारोपण हो जाएगा विचारों का, वो बीजारोपण जो है भविष्य में इनको तैयार करेगा। तो मैं उनके साथ चर्चा करता हूँ, उनको हरिनाम मंत्र देता हूँ और हरिनाम मंत्र के साथ साथ में पर्यावरण के बारे में कि ये गांव कितना इम्पोर्टेंट है, ये वृक्ष कितने इम्पोर्टेंट है, इस बारे में उनको समझाने की कोशिश करता हूँ उन्हीं की सरल शैली में। और उनको वृक्षारोपण के लिए कि आप बच्चों के हाथ जो है अपना अपना वृक्ष लगाएं, ये मेरा वाला वृक्ष है। बच्चे बड़े हो रहते हैं, ये मैंने लगाया है ना। और क्योंकि बच्चे शैतान भी होते हैं, एक वानर के समान चंचलता भी होती है, वो पत्ते प्लग कर देते हैं, फूल तोड़ देते हैं। तो एक सेंसिबिलिटी जो है उनके भीतर पैदा करना कि वो ये वाला बिहेवियर छोड़ के प्रोटेक्टिव बिहेवियर की ओर करें, और जैसे जैसे परिष्कृत होंगे तो वो करेंगे। तो बहुत लोग जुड़ते हैं, क्षेत्रीय लोगों को जोड़ने का मन रहता है कि क्षेत्रीय जो महिलाएं हैं, वहाँ का समाज सेवी हैं, वो जुड़े, क्योंकि हम लगातार भ्रमण करते रहते हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, तो वृक्षों का देखभाल होना महत्वपूर्ण विषय है। तो इस दृष्टि से वहाँ पे उनके बीच जाते हैं। और मैं मतलब कोई जादुई मंत्र नहीं आता मुझे, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई जादुई मंत्र आता हो। मैं सरल भाव से सिर्फ उनसे ये पूछता हूँ कि हम सनातनी लोग हैं। जब मैं माँ के गर्भ में आया, आप आई, कोई जो भी माँ के गर्भ में आता है, तो जब प्रथम बार उसकी धड़कन प्रारंभ होती है तो वो इसी वृक्ष की, किसी वृक्ष के से जनित वायु से उसकी धड़कन प्रारंभ होती है। और जब वो पूर्ण यात्रा कर कर जाता है, देहावसान होता है, शवदाह किया जाता है, तो उसी फिनरल पाइप में धड़कन बंद हो चुकी है, लेकिन वो फिनरल पायर जो है, वो लकड़ियाँ जो है, उस पे शव रखा जाता है, शवदाह होता है, और हम तब उसे मानते हैं कि वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो वृक्ष हमारा पहली सांस से हमारी अंतिम यात्रा में, उस सांस के बाद से, वो वही हमारे सच्चे साथी हैं, है ना। उन्हीं बांस की लकड़ियों में कंधे में उन्हें ले जाया जाता है। बाकियों के तो कंधे दर्द हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं कंधे देने वाले, लेकिन वो लकड़ियां जो नहीं बदलती, वो चली जाती हैं। इट्स वेरी बहुत बड़ा विषय है और सनातनी विषय बहुत अभूतपूर्व है। तो मैं उनसे एक प्रश्न जरूर करता हूँ कि हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वज जो हैं, हम भी उसी यात्रा को करेंगे। पूर्वजों ने ये यात्रा जो की, और हमने कई अपने पूर्वजों को अग्निदाह किया, उनके शव को दाह करते हैं हम लोग। वो सारी लकड़ियां होती हैं, अनगिनत पेड़ स्वाहा किए हमने इसमें। क्या कभी हमने अपने पितरों के नाम पर एक वृक्ष लगाया?
और उत्तर रहता है नहीं, उनके स्मृति में बहुत नहीं लगाते। क्या हम अपने ये जो कर्जा है स्वयं के लिए कर्जा जो बना के चल रहे हैं, क्या हम इस कर्जे को उतारने के लिए एक वृक्ष अपने लिए, जिसमें हम जहां हम जब होंगे तो उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में एक वृक्ष लगा के और उसको तैयार करके इस पृथ्वी से जा रहे हैं? अगर नहीं तो ये हमें तुरंत कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अन्यथा मैं नहीं मानता किसी को मोक्ष की प्राप्ति बिना वृक्ष लगाए हो सकती है। शायद उसके लिए एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी एक जागरूक करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। 99% लोग वृक्ष नहीं लगाते हैं। 99%। हम सिर्फ चाहते हैं वृक्ष लगे। हम सरकार के ऊपर पूरी तरह आश्रित हो चुके हैं। अगर हम सब वृक्ष लगाने लग जाएं और वृक्षों के प्रति चेतनशील हो जाए तो ये धरती इतनी सुंदर हो जाएगी कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी 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 जी। अच्छा, आपकी मैंने ना एक और पोस्ट देखी थी जिसमें आप लोग क्या करते हैं, कुछ गोला टाइप का बनाते हैं जी, जी, और जी। आप उसको पहाड़ों में फेंकते हैं। जी जी तो जी। वो क्या है, कुछ वो समझ में नहीं आया था। मैं काफी टाइम से पूछना चाह रही थी ये आपसे। ये बीज बम बोला जाता है इसे। अच्छा, बीज बम। हाँ। बम शब्द खराब लगता है मुझे क्योंकि वो हिंसा दिखलाता है। तो लेकिन इसको सीड बॉम्ब बोला जाता है। ये जापान से निकला ये कंसेप्ट और जापान से वो जो मुझे नाम स्मरण अभी नहीं आ रहा है, तो वहाँ से निकला ये कंसेप्ट और इसमें हमने इसको थोड़ा सा परिष्कृत किया। इस पर थोड़ी रिसर्च की कि उसमें कितना प्रतिशत जो है रेता रहता है, थोड़ा सा मिट्टी रहती है उसमें, और जो बीज हम हैं उसको, बीज को जो हम खाते हैं वो हम उसको सुखाने के बाद उसमें प्लांट कर देते हैं उसमें। अब इसके पीछे एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज की तारीख में 150 करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र बन चुके हैं। मैं इसको राउंड अप करके 100 करोड़ ले लेता हूँ, है ना, समझाने की दृष्टि से। अब हम सब के सब कंज्यूम कर रहे हैं, कोई ना कोई फल कंज्यूम करते हैं। हम आड़ू खाते हैं, हम आम खा रहे हैं, हम जामुन खा रहे हैं, लेकिन हम इनको उठाकर हम कूड़ेदान में डालते हैं और वो जाकर वो कूड़े में चला गया और वो सड़ जाता है, वेस्ट हो जाता है। जबकि इस बीज का महत्व है, इसी बीज से एक वृक्ष बन सकता है विशाल सा। इनको अगर खाने के बाद इकट्ठा कर लिया जाए, सुखा लिया जाए और उसके बाद थोड़ा रेत, थोड़ा मिट्टी और थोड़ा खाद, उसके साथ अगर इसको क्या कहते हैं प्रिजर्व करके छोटे छोटे गोले बना दिए जाए, और उस समय जब बरसात आने का, जैसे अभी बरसात चल रही है, तो इस सीजन में नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, कोई दलदली जमीन है उसके किनारे, कोई सड़क चलते हुए जो पेवमेंट्स होती हैं साइड पे, वहाँ डाल दिया। मतलब जो भी खाली भूमि लग रही है उसमें आप डाल दीजिए, रेलवे ट्रैक्स के किनारे डाल दीजिए, तो उनसे कुछ वृक्ष अंकुरित होंगे। अब लोगों की ये रहती है कि मतलब हमारा समाज भ्रांतियों में बहुत ज़्यादा जो है जी रहा है। समाज ये कहता है कि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, ये तो जो जैसे आम खाया तो आम का ये भ्रांति है कि वो झूठा है, इसलिए वो फल तो होगा नहीं उसमें आम का। तो मैं उनसे कहता हूँ आप इस दृष्टि से मत करिए कि उसमें फल है, कि इसमें फल नहीं लगेगा इसलिए हम नहीं करेंगे। आप इसको बस बीज गोला बना के, बीज बम बना के, इसको आप आपका रोल इतना है। अब मान लीजिए इनमें से 2-2 पत्ते अंकुरित हुए, तो 100 करोड़ लोगों ने अगर सिर्फ एक बीज, किसी भी, चाहे वो आम का, जामुन, अगर उन्होंने खाया, सिर्फ एक खाते हम कई हैं, अगर 100 करोड़ सिर्फ एक बीज को इस तरीके से गोला बनाकर डाल दें और वो अंकुरित हो जाए, और उसमें सिर्फ 2-2 पत्ती निकली, वो ग्रोथ नहीं हुई उसे,
तो वो 200 करोड़ यानी 200 करोड़ पत्ते कोई एक सर्टेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बनाएंगे, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद उन 100-200 जो पत्तियां हैं उनको 200 करोड़ जो पत्तियां हैं उनको मान लीजिए कि किसी भेड़ ने, बकरी, गैया, बछिया किसी ने खा लिया, जानवर हिरन वगैरह खा लिया, तो उनकी भूख भी मिटी। तो ये कभी वेस्ट नहीं होता, इट्स ए प्रोडक्टिव है, ये हमारे लिए हर दृष्टि से इन्वायरमेंट के लिए प्रोडक्टिव है। इसलिए हमें ये करना चाहिए, जो चेतनशील है उन लोगों को ज्यादा बड़े तरीके से करना चाहिए, लेकिन पूरा समाज करे आगे से तो ये अद्भुत दृश्य हो जाएगा। ये हम जो रोना धोना है ये बंद हो जाएगा, स्वतः पर्यावरण एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। तो ये दृष्टिकोण है उसका। तो सीड बॉम्ब्स कहा जाता है। अच्छा, उसे सीड बॉम्ब कहा जाता है। जी 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 जी। अच्छा भैया, जो मेरा आपका मेरे से मतलब मैं आपसे जो दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि पहाड़ों में जो पेड़ पौधे होते हैं, कौन से ऐसे प्रजाति होती है जो हमारे पहाड़ों को मजबूत बनाती है, जो सॉइल इरोजन को रोकता है? तो आपका जो फोकस रहता है उन्हीं पेड़ पौधों को लगाने का होता है, या फल के ही पौधे आप लगा रहे हैं? नहीं, मैं अभी तो खैर अभी जो इस बार हमने सांकरी उत्तरकाशी क्षेत्र में लगाए, तो उसमें हमने देवदार और बांज के वृक्ष और कचनार के वृक्ष जो है बड़ी काफी बड़ी तादाद में लगाए। ये ऐसे हैं पर्यावरणीय वृक्ष है, जैसे बांज का पेड़ जो कहा जाता है या देवदार का होता है, ये विशाल आकार भी ग्रहण करते हैं ये, और जड़ों को, मिट्टी को पकड़ते हैं। और इनके अंदर एक गुण और होता है कि वो जो जल होता है उस जल को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धीमे धीमे छोड़ते हैं। तो नीचे जो स्रोते हैं वो आप देखेंगे बांज के जहाँ जंगल है तो वहाँ उसके नीचे जो है आपको लहलहाती नदियाँ, स्रोते, पानी के स्रोते जो है वो मिलेंगे। तो बड़ा शीतल जल होता है उनका, ठंडियों में, गर्मियों में वो आपको गर्म लगेगा। जो बांज की जड़ों के से आता है ना वो पानी। हाँ। तो बहुत ही मतलब पहाड़ों में तो वही उसी जल का ग्रहण करते हैं लोग, पर्यटन तीर्थाटन के लोग भी उनका बड़ा आनंद लेते हैं। ये इस तरीके के पेड़ हमारे को लगाने चाहिए। और ये तो खैर मैं किसी और कारण से मैं उसको मैं बाद में आऊँगा। मेरा जो वृक्षाबंधन का जो कुछ समय चलने के उपरांत एक चीज जो मुझे बड़ी खराब लग रही थी, क्योंकि हम लोग जब पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं यही चीजें दिखती हैं। मैंने देखा कि हमने हमारे जो विकास के मॉडल में या हमारे धार्मिक जो हम जिस पंथ को वो करते हैं उसमें हमने एक गड़बड़ कर दी है बहुत बड़ी। हमने अपने बंदरों को भिखारी बना दिया है, और वो जो है सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। चले जाइए आप जहाँ दूर दूर, तो सड़क के किनारे मूंगफली के लिए, केले के छिलके, चिप्स वगैरह के लिए वो आए रहते हैं। वो गांव में भी पेनिट्रेट करते हैं, लोगों की शिकायत रहती है, बंदरों की बड़ी समस्या वगैरह है। अब ये समस्या क्यों पैदा हो रही है ये नहीं, शिकायत तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये शिकायत को निराकरण क्या है इसका? तो इसका निराकरण ये है कि क्या उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो उनका घर है, जंगल मेरा घर नहीं है, जंगल तो इन जानवरों के लिए घर है, पेड़ मेरा घर नहीं है, पेड़ वो पक्षियों का घर है, वो रहती है, उनका आश्रय स्थल है। हम तो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, बोल रहेंगे। जैसे जल है, जल मछलियों का घर है, मेरा नहीं है वो, है ना। हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए, पानी जितनी जरूरत है पिएंगे और थोड़ा सा स्नान कर लेंगे उसमें, लेकिन वो जल ने तो, जल में जो मछली है उसका तो जीवन उस पे है, वो बाहर निकलते ही वो तो खत्म हो जाएगी। वहाँ जो कछुआ है, जो भी जलचर है, तो ये जो वनों में जो जानवर है या जल में जो जानवर है, इनको वहीं उनका पर्याप्त तो शुद्ध वातावरण मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारी नदियाँ शुद्ध होनी चाहिए, जंगल शुद्ध और हरे भरे होने चाहिए, और वहाँ उनके लिए पर्याप्त प्रचुर मात्रा में भोजन भी उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन
हमारे यहाँ जो जंगलों का भोजन तो हमने नष्ट कर दिया, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ नष्ट हो गई हैं। हमारे खान पान में कोई व्यवहार में हम अपने परिवर्तन तो करते नहीं है, लेकिन पहाड़ों में एक वो होता है पौधा, उसे किनगोड़ा बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम कुछ होगा, तो किनगोड़े होते हैं, काले बीज होते हैं, उसकी जड़ों को कहते हैं कि इसकी जड़ें जो है डायबिटीज के लिए बड़ी प्रभावशाली है। तो मैंने देखा कि कई के पहाड़ों के पहाड़ जो है किनगोड़े के जंगल, किनगोड़े के पेड़ उस स्पीसीज को ही खत्म कर दिया, उखाड़ उखाड़ के लेके उसमें। अब वो किनगोड़े के जो बीज होते थे उसे कोई ना कोई पक्षी खाते थे, ये लंगूर खाते थे, बंदर खाते थे। काफल एक होता है, बहुत सुंदर फल है, आपने खाए होंगे। तो काफल आज तोड़कर देहरादून की बाजारों में, सड़कों में बिकते हैं, बम्बई बिकते हैं, दिल्ली बिकते हैं। हिंसल होते हैं, वो उसको भी बेचा जाता है। बुरांस, बुरांस जो है उसको जो जूस जो है हम सब अपने चमचमाते जो गाल है वो और चमकाए हैं, इसलिए बुरांस का जूस पीते हैं। तो बुरांस के पत्तों को तोड़ दे रहे हैं हम उसमें। अब ये बुरांस, ये सारी की सारी चीजें, इसमें कोई मौने, भंवरे, तितलियां, इन सब का एक पूरी एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वहाँ बनता था, वो हमने नष्ट कर दिया है। और हमारे लालच से हमने उनके भोजन के चीजें लूट ली हैं। शहद होता है, जंगल में जाएंगे, शहद वाले वो पेड़ काट के ले आएंगे, वो बेचारे भालू वगैरह उस शहद का आनंद लेते थे। तो मनुष्य क्या जो लालच है, भौतिकतावाद की जो वो है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हर चीज को कंज्यूम करना चाहता है, और जंगलों में उनके लिए भोजन नहीं है। तो फिर एक दृष्टि आई कि हम क्यों ना इन जंगलों में फलदार वृक्ष लगाएं। तो फलदार वृक्ष भी लगाने हैं, तो फिर हमने सभी प्रकार के फलदार वृक्ष लगाए और उसका अध्ययन किया। जैसे हमने जामुन के वृक्ष लगाते हैं, आम लगाते हैं जहाँ गर्म तलहटी वाला रहता है, केले के भी लगाते हैं पौधे। उनके लिए जो हमारे लीची है, वो लीची भी लगाते हैं लोग, क्योंकि वो तो पक्षी तो सब खाते हैं। अमरूद लगाते हैं, उनके लिए आड़ू लगाते हैं, स्टोन फ्रूट्स जिसे कहते हैं, वो भी लगाते हैं। तो जहाँ जैसी जरूरत है उसके हिसाब से काफल हमने बहुत रोपण किए हैं, काफल के भी लगाए हैं, तो ताकि उनको भोजन मिले। तो और जंगलों में, और जंगलों में जब उनको भोजन मिलेगा तो बट नेचुरल है कि वो फिर इधर की तरफ नहीं आएंगे, शहरों की ओर नहीं आएंगे, एंड उनका जीवन भी खुशहाल होगा, हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। और नहीं तो भोजन के उसमें अक्सर देखते हैं कि कई बारी जीव जो है सड़कों पे, वानर, जिस एक तरफ हम हनुमान जी की पूजा करेंगे मानेगा, दूसरी तरफ गाड़ी के रौंद के चले जा रहे हैं, तो ये कम से कम ये महापाप से हमारा समाज बचेगा, ऐसा भी होगा। तो वो फलदार वृक्ष लगाने का एक कंसेप्ट जो है उसको लगाया है, तो वो हम लगाते हैं जी उसमें जी। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था भैया, जिसमें लिखा था कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो हेल्दी है, इसके लिए 3 B's होना बहुत जरूरी है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई। अगर ये तीनों चीज आ रही हैं तो इसका मतलब आपका इकोसिस्टम बैलेंस है। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र जो है मजबूर है, इसलिए मैंने कहा कि मौने, भंवरे, तितलियां, ये जो है अगर वो दिखते हुए आपको दिख रही हैं आसपास, घर के आसपास, किसी बाग बगीचे में, तो आप समझिए कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है बैलेंस्ड है, बहुत सुंदर है, बैलेंस्ड है। और वहाँ की जो ऑरा होता है वो एक विभिन्न अलग लेवल में आपको ले जाता है, आपको अपार शांति का अनुभव होगा। जी जी जी। तो ये सारी चीजें हैं। भैया अभी आप शायद उत्तरकाशी भी होके आए थे, धराली जैसी जो घटना जहाँ पर हुई थी। मैं बल्कि थराली जो ग्वालदम के पास है, मैं वहाँ गया हूँ। इधर धराली उत्तरकाशी है, इस तरफ हम लोग निकले। पहाड़ में कई जगह गया हूँ, ऐसे हालात देखे हैं मैंने कि जो कल्पना से परे हैं। लोगों ने नहीं, मतलब वहाँ तक न मीडिया पहुँचता है, न कोई है। सड़कें जो है बिल्कुल
ध्वस्त हैं, बहुत गंभीर हालत है। महिलाएं जो है अपने कंधों पे सिलेंडर लेके जाती हैं, अपना खान पीन का सामान जो है वो राशन पानी वो ले जाती हैं। ऐसे हालात हैं कि बहुत ही रिमोटेस्ट एरियाज हैं कि महिलाओं का प्रसव जो है मैदानों के किनारे करवाते हैं। तो मतलब बहुत सारी मतलब स्थितियां ऐसी हैं कि उनके लिए दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट की जो है चरमराई हुई स्थितियां मिलेंगी आपको। अब उस समाज जो उससे जूझ रहा है, उससे बहुत भयावह तरीके से जूझ रहा है, तो पीड़ा तो बहुत होती है। बहुत सारे सपने हैं लेकिन वो सपने आकार नहीं ले पा रहे। तो पर्यावरण का नुकसान जो है वो पूरे समाज के लिए बड़ा भयावह होता है और उसकी जिम्मेदार लेकिन हम भी हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने अभी मोरी साकरी सॉर्ट वहाँ पेड़ लगाए। तो जब हमने पेड़ लगाए तो मुझे वहाँ से आया तो पता लगा कि पहाड़ गिर गए। तो खबर आई कि वहाँ कुछ लोगों ने कुछ बांझ के अच्छे बने हुए वृक्ष जो है काट दिया है। तो मैंने कहा कि वहाँ फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा है? तो फॉरेस्ट विभाग जो है उसके कार्यकर्ता मतलब अधिकारी गए होंगे लेकिन कुछ एक्शन हुआ नहीं। नोबडी टुक द एक्शन। उन्होंने पूछा कि भैया आपने क्यों काटे? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो हमें खेल के मैदान बनाने थे। अब वो खेल का मैदान बनाना है, रिजॉर्ट बनाना है, मैं नहीं जानता। लेकिन वृक्ष किसी भी चीज के लिए काट देना मुझे मतलब कम से कम मेरे को तो स्वीकार नहीं होता उसमें। अब हमने जो वृक्षारोपण किए तो उसको अपने को बचाने के लिए कि अभी तो वृक्षारोपण किया था हमने उसमें, तो मतलब जो वृक्ष काट रहा है उसको निश्चित तौर पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी आह है, लेकिन वो बर्बाद होने वाला है। और क्योंकि नदी मुहानों में बैठा हुआ व्यक्ति एक तरफ जैसे अभी धराली में हुआ, एक तरफ से खीर गंगा आ रही है, एक तरफ से भागीरथी जी आ रही है। आपने यहाँ रिजॉर्ट्स वगैरह जो चारा गांव वाली भूमि थी वहाँ रिजॉर्ट्स बना दिए, होम स्टे बना लिए पैसे कमाने के लिए। तो a day will come when you will get washed out उसमें। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं, आपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। अभी हमारे एक नदी में ट्रैक्टर में कुछ मजदूर वगैरह बह गए, दुखद घटना है। लेकिन आप खनन करने के लिए नदियों में उतरेंगे और नदी तो नदी है, वो कब चढ़ जाए नोबडी नोस। आप क्यों खनन कर रहे हैं, है ना? किस इस तरीके के इलीगल एक्टिविटीज क्यों हो रही है? हम हिमालय के कब तक सुरंगें खोद दे रहे हैं हम लोग। उधर से हमारे पड़ोसी भाई साहब हैं बड़े, चीन जो है वो तिब्बत की पहाड़ियों को खोदने में लगे हुए हैं, इधर से हम खोद रहे हैं। नेपाल को विकास चाहिए, वो भी खोदने में लगा हुआ है। लेकिन किसी को भूटान की तरह अक्ल नहीं आ रही कि नहीं, पर्यावरण एक सिटीजन्स राइट होना चाहिए, है ना? वो जो चेतनशीलता है वो नहीं विकसित हो रहा है। तो मैं तो अपनी सरकार से, अपने लोगों से यही कहूँगा, वी शुड डिमांड एंड वी शुड गो फॉर द मॉडल विच भूटान हैज अडॉप्टेड। हमें एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे भूटान जैसे मॉडल की आवश्यकता है समस्त हिमालयी राज्यों के लिए। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत कंट्री है ना? अच्छा, और इको फ्रेंडली टूरिज्म ये क्या होता है? और आप मतलब जैसे हमारा जो टूरिस्ट है उत्तराखंड में आ रहा है और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जितना हो सके ये टूरिस्ट यहाँ पर आए, और वो ज़रूरी भी है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या ये कारण भी हो सकता है हमारे जो एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है? इको फ्रेंडली टूरिज्म, दीप्ति जी मैं बताऊं आपको कि इट्स ऑलमोस्ट zero as of now. There is no ecotourism as such. आप पता नहीं, आपके टीम को मैं ये कहूँगा कि एक बार जाएं तो फाटा
उसको कवर करके आए। आप देखेंगे कि ऊखीमठ से जब आप फाटा जाएंगे तो एवरी 5 to 7 minutes में द हेलीज आर टेकिंग ऑफ, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, एवरी 5 to 7 minutes। आपने इधर क्या कहते हैं चाय की चुस्की ली, तब तक आपको एक सुनाई देगा इधर से आते हुए जाते हुए। मतलब कहाँ पर पड़ती है ये जगह? ये केदारनाथ के लिए जो जाते हैं वहाँ के लिए है। तो वो जो फेरी कर रहे हैं तो वो एवरी 5 to 7 minutes उन्होंने, वहाँ के लोग भी परेशान हैं वहाँ से, उनसे बात करिए आप। और वो लोग जंगल के जो जीव हैं उनकी तो बहुत ही दुर्दशा है। आप देखते हैं, हम आम जीवन में देखिए, आप दिवाली के टाइम पे जरा 2 पटाखे बजाएंगे, बिल्ली, ये जो डॉग्स होते हैं बिचलने लग जाते हैं शहरों में, वो है। और यही जब गुड़ पूरा हेलीकॉप्टर कितना आवाज से जाता है, तो कई जानवर, कई लोगों ने बताया कि जैसे कोई हिरन बैठा हुआ है चट्टान के ऊपर, धूप सेक रहा, अचानक हेलीकॉप्टर आया तो वो नीचे गिरा, उसको चोट लग गई। तो इस तरीके की घटनाएं इन जीवों के साथ होती है। हमने थार पहुंचा दी है केदारनाथ में कि कोई व्यक्ति होगा तो उसको दर्शन कराने के लिए थार, पहले हेलीकॉप्टर से यहाँ जाएंगे थार पे। हम तीर्थाटन, किस प्रकार का तीर्थाटन करना चाह रहे हैं? मतलब ये तो तीर्थाटन हुआ ही ना, जब हमने परिश्रम ही नहीं किया किसी तीर्थ के लिए, तो वो तीर्थ जो है शून्य हो जाता है। हम अपने साथ पाप लेके आते हैं, पुण्य नहीं लेके आते। और यही कारण है कि माँ धारी देवी बार बार संकेत दे रही हैं, और उन संकेतों को हमने अनदेखा किया है। उनके मंदिर को भी उजाड़ दिया, उसको भी ऊंचा करने की कोशिश की कि इसके नीचे से जल। मतलब हम जिस अपने देवी देवताओं, अपनी प्रकृति, अपने हिमालय, अगर इसका आदर नहीं करेंगे, और वहाँ शोर गुल, जहाँ आप तो स्वयं पहाड़ से हैं, बुग्यालों में ये जो हमारे हिम क्षेत्र है, यहाँ पर सीटी भी नहीं बजाया करते, बिल्कुल चिल्लाया नहीं करते थे, ढोल नहीं बजाए जाते थे, ताकि इको जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। आज वहाँ डीजे बज रहा है। उसमें एक मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तराखंड के हुए, उन्होंने तो अपने मित्र का पूरे विवाह संपन्न करा दिया बुग्याल में। कई महीनों लगे उसके साफ सफाई सब कुछ करने में। तो एक बार जो चीज नष्ट हो जाती है, फिर वो पहाड़ों में जो स्पीसीज हैं बहुत छोटे छोटे, बुग्यालों में तो बहुत छोटी छोटी स्पीसीज जो रहती हैं, दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। और मतलब लगातार इस तरीके से, और इतनी भीड़ है, घोड़े खच्चरों की लाइन, लोगों के रैला, उनको लाने के लिए जो गाड़ियां हैं उनका शोर, उनके हॉर्न, हॉकिंग। अब तो कई बार विदेश यात्रा गई है, मैंने ऐसा सुना है। तो हॉकिंग आप विदेशों में दैट इज कंप्लीटली अवॉइडेड एंड बैड की जाती है ना। यहाँ आप सड़कों पे ये जो शहरों में हॉकिंग देखते हैं, वो हॉकिंग जो है हॉर्न बजा रहे हैं वगैरह, इट इज डिस्टर्बिंग होल ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये इको सेंसिटिविटी नहीं हुई, हमने कहा इको सेंसिटिविटी होनी चाहिए टूरिज्म की। इको सेंसिटिविटी का मतलब है आप शांत चित्त होकर आनंद लीजिए उसका, पैदल ही चलिए उसे, है ना, धीमे धीमे चलिए। जरूरी थोड़ी कि एक ही दिन में जाना है और आना है। आप उसको 2 दिन में, 3 दिन में अपनी यात्रा हफ्ते भर में कर सकते हैं जगह, यानी हफ्ते भर में 4 धाम ही करने। ऐसे क्या आप एक धाम करो, लेकिन उस अनुभूति के लिए करो जिसको ईश्वर ने आपको दिया है ना। तो गाड़ी दौड़ा रहे हैं, फटाफट लाइन, मतलब शोरगुल होता है। अब तो बद्रीनाथ जी में मैंने नारे लगते हुए देखे, केदारनाथ जी में नारे लगते हुए देखता हूँ प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो इतनी दूर से आ रहे हैं, उनको भी आनंद नहीं मिल पाता। तो आनंद अगर आपको चाहिए और तीर्थ का आनंद चाहिए, तो इसकी संख्या जो है रिड्यूस की जानी चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली करना चाहिए, ताकि
तीर्थाटन का जो यात्री है वो उस आनंद को लेकर जाए, जिए कि जीवन भर उसको स्मरण रहे कि मैं वो भूल ना पाए। और अब वो परेशानियां वगैरह करके जाएगा तो, और अब तो रील बनाने का कल्चर आ गया है, रील बना रहे हैं तो युवा लोग जाते हैं वहाँ पे सिर्फ रील बनाने के लिए। तो ये फिर वो तीर्थाटन नहीं हुआ, पर्यटन हुआ। तो तीर्थाटन और पर्यटन का एक तरीके से घालमेल भी हो गया है। बहुत हरिद्वार में ही जब हमारे कांवड़ के लोग आते हैं तो डीजे बड़े बड़े बजाते हैं। इट्स मतलब किसी भी तरीके से ये सेंसिबल, इको सेंसिटिविटी वाला टूरिज्म नहीं है, और इको सेंसिटिविटी वाला तीर्थाटन भी नहीं है ना। तो भक्ति जो होती है वो शांत भाव से भीतर अंतर मन में आपको श्री भगवान का स्मरण करने की, और प्रकृति में उसका दर्शन। और प्रकृति क्या, अपने जो प्रत्येक प्राणी के भीतर श्री भगवान ही विराजमान है। श्रीमद् भागवत गीता में तो कहा गया है मम एव अंशः जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो मैं ही प्रत्येक जीव के भीतर हूँ। तो आपके भीतर दूसरे के, आपके जो जीव तत्व हैं उनके भीतर उस ईश्वर को पहचानने की और देखने की क्षमता होनी चाहिए, वो भक्ति है। तो उस रूप में अगर ये तीर्थाटन हो, अगर जागृति हो जाए तो तब फिर आपको शायद केदारनाथ आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट बल्कि भक्ति से मुझे याद आया, आजकल ऑनलाइन भक्ति का बहुत बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है कि आप इतना चढ़ावा दीजिए, हम आपको उसका वीडियो भेजेंगे और हम आपकी तरफ से आपके इसको अनुष्ठान करेंगे। तो मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, बल्कि अभी ये पॉइंट आया है कि जब तक आप खुद भगवान को नहीं पूजेंगे, आप खुद तो अपना लगे हुए मोबाइल लेकर, पंडित आपके लिए पूजा कर रहे हैं, तो आप उस भगवान को डायरेक्ट खुद भी तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, खुद ही करना चाहिए। और अब पंडित जी ये तो नहीं बोल सकते पंडित जी हैं नहीं है, पुरोहित जी किस रूप में है, क्या चाहते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन वो सीधे नहीं बोल सकते कि भी मुझे पैसे की जरूरत है, भैया घर पर वीडियो भेजी जाती है। तो वो दूसरे की भावना को कुरेद के ये विकृति आ चुकी है। बिल्कुल, अब बकायदा पैकेजेस बने हुए हैं। हाँ, तो ये विकृति है। इस विकृति का कोई हल मनुष्य के भीतर है। हल जो है भीतर है। तो आप अगर देख लेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं सब देख पाएंगे तो श्री भगवान पुराना किसी जन्म का कर्जा रहा होगा, उतारना होगा तो देगा। जी। अच्छा भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच से भी आप जुड़े हुए हैं, उनके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये मंच किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, मैं इस संगठन का, मैं किसी भी संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं बनना चाहता। तो अभी बल्कि कल एक युवा मुझसे पूछ रहा था कि आप स्वयं के लिए, सम्मान के लिए क्यों वो नहीं करते राष्ट्रीय सम्मान वगैरह, कि हम आपको जा रहे हैं दिल्ली वगैरह। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा भाई, मुझे इन चीज़ों से दूर जितना चला जाऊँ, भौतिकतावाद से उतना अध्यात्म की ओर जितना चला जाए वो है। तो हम तलाश कर रहे थे कोई, पहले इस संगठन को, इस प्रदेश में एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो वो इसको हेड करते थे। और इस संगठन की एजीएम्स हुई हैं यहाँ, बड़ी बड़ी बालोगंज, मसूरी में हुई, देहरादून में हुई। हम एक बड़े अच्छे सैन्य अधिकारी की तलाश कर रहे थे, या कोई एक्स रॉ ऑफिसर, या इंटेलिजेंस, सीबीआई, सीआईडी, या पुलिस विभाग से। तो वो हम तलाश कर नहीं पाए, जो क्योंकि प्रत्येक की कहीं एंगेजमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, इतना बड़ा दायित्व संभालना मुश्किल है। तो फिर सभी संगठन के साथियों का ये विचार हुआ कि मुझे ये संभालना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ समय के लिए मैं, जब तक आप तलाश करते हैं या हम सब मिलकर किसी को, व्यक्ति को प्रतिष्ठित कर देते हैं इस पद पे, तब तक मैं इस पद को संभालता हूँ। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ये है फोरम फॉर अवेयरनेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी, और जैसे इसके शब्द से गूंज रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण पे काम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दो पक्ष हैं।
एक बाहरी पक्ष है और एक आंतरिक पक्ष है। बाहरी पक्ष जो है, शत्रुओं से, बाहरी शत्रुओं से हमें जो खतरा पैदा होता है, राष्ट्र के बॉर्डर्स पे है, तस्करी नहीं होने दे रही, चाहे वो मानव तस्करी है, ड्रग्स की है, किसी प्रकार का वो है, पशुओं की है, बहुत सारी प्रकार की तस्करियाँ होती हैं, उनको रोकना है, इन्फिल्ट्रेशन रोकना है, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको रोकना है, तो एक उस या किसी शत्रु आक्रमण हुआ तो उसका जवाब देना है, तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां उस पर काम करती हैं। और हमारी सुरक्षा एजेंसियां प्रोफेशनली इतनी, दे आर एक्सेप्शनली गुड, एंड एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस, इंटेलिजेंस विंग्स, तो दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। हमारे एसेट्स ऐसा नहीं है कि देश में ही है, हमारे एसेट्स अंटार्कटिका में भी हैं, हमारे साइंटिफिक वो है, हमारे राजदूत जो बैठे हुए हैं, जो हमारा राजदूतालय है वहाँ पे बैठते हैं, तो वो एम्बेसीज, हमारे काउंसलेट्स, उनकी सुरक्षा का तंत्रिका भी यही विंग्स मिलजुल कर करती हैं। आंतरिक सुरक्षा का ढांचा जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस जो होता है, मोस्टली जो पारामिलिट्री फोर्सेस जैसे अर्धसैनिक बल होते हैं, पुलिस होती है, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और इन सब के हाथ में होती है, और साथ साथ में इंटेलिजेंस यूनिट्स जो होती हैं सरकार की, उनके द्वारा इस तंत्रिका को मजबूत किया जाता है। एज ए नागरिक हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बस इनके मुंह ताकते रहें और चुपचाप बैठे रहें और सब सोचें कि यही करेंगे, या बतौर नागरिक हमें भी कुछ करना चाहिए? तो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जो है, इस सुरक्षा तंत्रिका में नागरिक के लिए रोल पैदा करता है, बनाता है, जागृत करता है। हमें ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न नहीं होने देना जिससे हमारा राष्ट्र में अराजकता पैदा हो जाए, उनसे बचाना है हमारे को, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने आसपास का सुरक्षा तंत्रिका की घेरा इस तरीके से निर्मित करना है कि जिससे हमारे पास पड़ोस जो समाज है वो सुरक्षित रखे, हमारा गांव सुरक्षित रहे, शहर सुरक्षित रहे, वो तंत्रिका। तो एक अलर्ट समाज है, हमारी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो आज़ाद भाव से नौकरी चाकरी पर जा सकें, शिक्षण कार्य के लिए जा सकें, हमारे जो भाइयों में है उनके भीतर भय का माहौल न व्याप्त हो। तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। हमारे कई ऐसी, क्योंकि हम लोग वी आर ए डेमोक्रेटिक नेशंस, हमारे यहाँ बहुत से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉजिटिव थॉट्स के साथ पब्लिक के बीच में आते हैं, कई लेकिन विभक्त वाली योजनाओं के साथ आते हैं कि समाज को विभक्त करके अपने लिए कुछ राजनीतिक रोटी सेक ली जाए। तो हमारा काम है कि अलर्ट किया जाए कि हमें जो पॉजिटिविटीज़ हैं उसको तो ग्रहण करना है, नेगेटिव्स को आउट करना है। तो दिस इज़ ए वेरी रिस्पॉन्सिबल और एक समाज को अकाउंटेबल जॉब है। और अगर हमारे संज्ञान में आता है कुछ, क्योंकि आप याद करें कि 1962 में जब युद्ध हुआ तो जो गडरिये थे उन्होंने सबसे पहले भारतीय सेना को सूचना दी थी कि कुछ छोटी छोटी आंखों वाले वो लोग जो है अस्त्र शस्त्र लेकर आ रहे हैं। तो फिर सेना ने जब उसको जांचा तो पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा आक्रमण की तैयारी थी। और ऐसा ही कारगिल में हुआ। तो जो नागरिक है उसकी जो इनपुट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमें उसे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के माध्यम से वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जो दायित्व भार है उसको दायित्व बोध कराना कि
मेरी अपने स्टेट के प्रति जिम्मेदारी, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी, वो ये बॉडी करेगी। जी, निस्संदेह ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है जो आप समाज के लिए कर रहे हैं। अच्छा भैया, जाते जाते मन तो नहीं कर रहा है आपको छोड़ने का, बट ये कि समय की पाबंदी है हमारे पास, तो आप हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पर्यावरण और विकास दोनों में एक बैलेंस बनाकर वो आगे बढ़ सकें? जी, देखिए, युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे जो जरूरी है वो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, ये आपके जीवन की प्रथम जरूरत होनी चाहिए। आप जो विकास करना चाहते हैं तो पहले भीतर से अपने अंतर्मन का विकास करिए, अपने विचारों से अपने स्वयं को शुद्ध करिए, अपने शरीर को खोखला मत करिए। ड्रग्स, अल्कोहल, ऑल दिस नॉनसेंस, सिगरेट्स, बीड़ी, इन चीज़ों से जितना दूर हो सके दूर रहिए। टेक्नोलॉजी आपके पास आज रही है, आप सौभाग्यशाली हैं, आपको बैलगाड़ियों में यात्रा नहीं करनी पड़ी, हमने की है। आपको टांगा में नहीं चलना पड़ा, हमें चलना पड़ा है। पैदल नहीं चलना पड़ा, साइकिल में ढो ढो के नहीं जाना पड़ा। तो आज के युवा के पास टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, अच्छी चीज़ें सीखें, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बन जाएं, गैजेट्स के। और विकास की अवधारणा तभी अच्छी रहेगी जब एक सामंजस्य जो है, हमारा संतुलन जो है प्रत्येक क्षेत्र में रहेगा, और अर्थ उतना ही अच्छा है जितना आपको जितना जीवन आप जिए उसको आनंद के भाव से जी सकें। आप अनावश्यक एक अंधी दौड़ की तरफ मत जाएं, यही कहना चाहूँगा। अब मेरा तो स्पिरिचुअल क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, तो बाकी चीज़ें निकलती भी नहीं है कि उनको, तो हमारे लिए तो विकास की धारणा आध्यात्मिक विकास भी है। तो कैसे युवा हमारे आध्यात्मिक जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में आप उनको क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, आध्यात्मिक विकास जो है ना, बहुत सरल तरीके से होता है। अपने भीतर के अंतर मन में आपके जो श्री भगवान बैठे हुए हैं उनको पहचानना है। मैं एक श्लोक से इसको पूर्ण करूँगा और समझाऊंगा, समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आपने ये रखा है कि जो हमारे जो कृष्ण कहते हैं कि हम जब चलते हैं तो सबसे आगे मन चलता है, और मन के पीछे खड़ा सबसे आगे चलती है इंद्रियां। इंद्रियों के पीछे खड़ा है मन, और मन के पीछे खड़ा है बुद्धि, और बुद्धि के पीछे खड़ी है आत्मा, आत्मा जो परमात्मा का अंश है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा। तो इंद्रियाणि प्राणी याहु इंद्रियभ्ये मना मनस्स्तु परा बुद्धियो बुद्धि प्रतस्तु सा। इंद्रियां सबसे आगे खड़ी हैं और चंचल है। तो हमारी आंखें जिसको देखती हैं, अच्छी वस्तु दिखती है, उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, और फिर हम उसकी ओर उसको छूने का, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये इंद्रियों के बहाव में आकर जो मन हमारा जो है वहाँ ठहरता है, और बुद्धि उसको जतन करने लगती है। कैसे? तो मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मुझे एक बहुत अच्छी गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी देखी मैंने, मेरे आंखों ने देखा उसे, उसकी ध्वनि बहुत पसंद आई, कहा कि भाई ये मर्सिडीज मेरे पास होनी चाहिए। तो मन लग चुका है उस पर, तो बुद्धि जतन करेगी कि ये मेरे पास आ जाए। तो पहले या तो मैं छूकर संतुष्ट हो जाऊंगा, अगर संतुष्टि भाव का होऊंगा व्यक्ति, या देख के ही संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन कई प्रयास करेंगे कि आई शुड बी द ओनर ऑफ दिस। तो अगर उनकी जेब में पैसा होगा तो वो खरीद के ले आएगा, नहीं होगा, कम पैसा होगा तो बैंक से फाइनेंस करा के उसको लाने की कोशिश करेगा। किसी के जेब में पैसा है ही नहीं, या उसकी नियत ही दूसरे प्रकार की, वो उसको चोरी करके लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो फिर वो उसके कर्म जो है भौतिकतावाद के भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए पाप करने हो जाते हैं,
कर्म जो है बिगड़ने लग जाता है और आत्मा निश्चेत अवस्था में रहती है। तो आत्मा को हम हर समय आगे रखें, उल्टा कर दें इसको। तो आत्मा अगर आगे रहेगी और वो परमात्मा की क्योंकि चिंतन करती है, तो आत्मिक उसको पहचाना, उसको सबसे आगे रखा, उसके पीछे अब उल्टा हो चुका है। अब बुद्धि जो है, आत्मा जिस ओर है तो अध्ययन भी वो श्री भगवान के भजन करेगा, भगवत गीता का अध्ययन करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा। वो किसी भी धर्म का, पंथ का अनुयायी हो सकता है। वो अपने उस शिक्षण की ओर बढ़ेगा। मन उसका सात्विक, क्योंकि बुद्धि यहाँ लगी है तो मन की दृष्टि भी इसी तरफ लगी है। तो पीछे चंचल जो इंद्रियां हैं वो कोशिश, घर्षण तो करेंगी कि ये देखो यहाँ बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ खाना बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये कानों में जो ध्वनि गूंज रही है ये देखो क्या है, इसको है, या आंखें जो देख रही है। लेकिन क्योंकि आत्मा उधर की तरफ है, बुद्धि भी उधर ही प्रयास कर रही है, मन भी उधर लग गया, तो इंद्रियां जो है वो भी आंख बंद करके कर्ण भी वही ध्वनि सुनना चाहते हैं श्री भगवान का। तो वो आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ जाते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक चिंतन की ओर से कर लेंगे तो आपका मस्तिष्क जो है धीमे 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 जो विकार उसके भीतर है वो सारे के सारे आपके बिल्कुल शरण हो जाएगा उनका। आप एक शुद्धता अपने भीतर अनुभव करेंगे। ये है। तो युवा इसको कितना कर पाते हैं, लेकिन एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के ये संभव हो नहीं पाता है ना। तो एक तत्वविज्ञ जिसे बोला जाता है, जिसको तत्व का ज्ञान होता है, ऐसे गुरु के द्वारा ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जाया जा सकता है। तो किसी समय मौका मिलेगा तो विषय पे एक गंभीर जो हमारा नेक्स्ट बल्कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। आशा करते हैं कि आप हमें मौका देंगे कि हम ये डिस्कस करें आपसे, क्योंकि टॉपिक्स बहुत हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। और बहुत सुंदर संदेश आपने हमारी युवाओं को दिया है, आजकल का युवा है ना। तो मैं मनोज जी, और मैं शुभाशीष देना चाहता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को। एंड यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू। आप लोग अच्छे लोगों को बुला रहे हैं, बड़े प्रबुद्ध लोगों को बुलाते हैं, अच्छी जानकारियाँ इसमें आ रही हैं और उत्तरोत्तर प्रगति आप करें। धन्यवाद। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, आपकी सारी टीम को, आपके सारे टेक्नीशियंस को। हरे कृष्ण। थैंक यू। दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आज हमने बातचीत की श्री मनोज ध्यानी से। ये उन लोगों में से हैं जो फ्रंट फुट पे रहकर काम कर रहे हैं और वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हमारी पर्यावरण के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फोटो खींचने के लिए प्लांट्स तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद देखने भी नहीं आते कि उस पौधे का क्या हुआ, है ना, सूख जाते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे समाज में वाकई में ये लोग ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। हमें बहुत ही आवश्यकता है कि हम एक सेंसिटिविटी डेवलप करें अपने एनवायरनमेंट के लिए, जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगले एपिसोड में हम इसी प्रकार की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। हरे कृष्ण।